सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी। द्रक्षा की मौजूदगी में एहतियात लाजम थी और मुझे देखकर उसने जुबान खोलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे द्रक्षा की मौजूदगी के एहसास ने उसे अपना इरादा मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया और एक सानी को वो गड़बड़ा सा गया और फिर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन द्रक्षा बची नहीं थी। कैलाश के चेहरे के बदलते तासरात देखकर वो भी संजीदा हो गए और कैलाश ने जल्दी से उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो वो मुस्कुरा कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप? मैं आज बेहद थक गया हूँ। कैलाश ने बात बनाने की कोशिश की। खैरियत तो है, द्रक्षा ने मैरी खेत अंदाज में पूछा। ये अचानक हमारे पुरसकून इलाके में मरीजों और जख्मियों की तादाद बढ़ने क्यों लगी? और जब कोई वबा फैलती है तो हमेशा दरमियाने और निचले तबके के लोग ही ज़्यादा मुतासर होते हैं। कैलाश ने खुद को बेपरवाह रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, परेशानी की कोई बात नहीं, हम हालात पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। एक बात कहूँ कैलाश, अगर आप बुरा तो नहीं मानेंगे, आपने एक ऐसा अंदाज़ा लगा लिया कि मैं आप जैसी प्यारी प्यारी भाभी की किसी बात का बुरा भी मान सकता हूँ। कैलाश बड़ी अपनाई से बोला, आप जो कहना चाहती हैं बिला तकल्लुफ़ कह डालिए, और मेरा ख्याल है आप अगर सर्जन की बजाय अदाकारी का पेशा अपनाते तो ज़्यादा कामयाब रहते। मैं समझा नहीं। कैलाश चौंका। फिर कभी इत्मीनान से समझाने की कोशिश करूंगी, और फिलहाल आपको गर्मा गर्म काफ़ी की सख्त ज़रूरत है, द्रक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। और जब तक आप अपने दोस्त की दिल बहलाइए। द्रक्षा कदम उठाते हुए कमरे से चले गई, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बदस्तूर तेज़ थीं और मेरा ख्याल था कि उसने कैलाश की कैफियत को महसूस कर लिया और इसी वजह से उसे अदाकार बनने का मशवरा दिया था। और फिर वो कमरे से भी इसीलिए उठकर चली गई कि कैलाश को मेरे साथ खुलकर गुफ्तगू करने का मौका मिल जाए। कैलाश, मैंने द्रक्षा के जाने के बाद संजीदगी से पूछा, क्या आज हवेली से बाहर कोई ऐसा हादसा पेश आया है जिस तुम्हें भी उलझा दिया? मुझे अफसोस है जमाल कि मैं अपनी बौखलाहट पर काबू ना पा सका। मेरा मशवरा है कि तुम पहली फुर्सत में भाभी को साथ लेकर खामोशी से किसी दूर दराज इलाके की तरफ निकल जाओ। हसीनाबाद और कर्दी के इलाके अब तुम दोनों के लिए महफूज नहीं रहे। और तुम किसी हादसे का जिक्र कर रहे थे। मैंने कैलाश की बात को नज़रअंदाज करते हुए दरियाफ्त किया, आज रामलाल और पिंडत ओम प्रकाश ने मेरे लिए एक ख़ास तोहफा भेजा है। कैलाश यकलक संजीदा हो गया। वो क्या? दीवान जी के दस्ते रास्त दिलावर मिर्ज़ा की लाश के टुकड़े? नहीं। मैं हैरत से उछल पड़ा और मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मुझे इस बात का बखूबी इल्म था कि दीवान जी और दिलावर मिर्ज़ा एक जान दो कालब थे, और ये भी कि मेरे दुश्मनों से दिलावर मिर्ज़ा को मौत के घाट उतार कर दीवान जी को मुश्तअल करने की कोशिश की है। और इस तरह वो गालबन ये चाहते थे कि हमारे जानबी कोई जवाबी कार्रवाई हो और उसकी आड़ में कोई ठोस सबूत हासिल करके पुलिस के ज़रिए मुझे या द्रक्षा को किसी बहाने हवेली से बाहर निकाला जाए। दिलावर मिर्ज़ा की मौत के बाद दीवान जी का निचला बैठना या खामोश रहना मुमकिन नहीं था। कर्दी के बड़े मंदिर के दो पुजारी दिलावर मिर्ज़ा की लाश के टुकड़े मेरे कमरे तक पहुंचाकर खामोशी से चले गए, और उसके बाद पुजारी रामलाल ने मुझसे फ़ोन पर राब्ता कायम किया और कैलाश ने हाथ मलते हुए कहा, उसने मुझे मशवरा दिया है कि मैं किसी तरह तुमको और भाभी को हवेली से बाहर निकालने की कोशिश करूं। ओह, तो तुम इसीलिए मुझे हवेली से निकलकर किसी दूर दराज इलाके की तरफ जाने का मशवरा दे रहे थे? मैंने कैलाश को घूरते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, और एक कलमे को मेरा दिल अपने दोस्त की तरफ से खोटा हो गया। रामलाल ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके मशवरे पर अमल ना किया तो वो मुझे भी अपना निशाना बनाने से दरेग नहीं करेंगे। कैलाश ने मेरे जुमले की तलखी को नज़रअंदाज करते हुए बदस्तूर संजीदगी से कहा, अगर बात तुम्हारी ज़िंदगी को कोई ख़तरा मोहलक पेश दर आने की है तो मैं तुम्हारी खातर हवेली से बाहर निकलने को तैयार हूँ। हमाकत की बातों से परहेज़ करो। कैलाश ने मुझे घूरते हुए सरजश की, और बात मेरी या तुम्हारी ज़िंदगी की नहीं,
بابی کے تحفظ کی ہے، جس کی خاطر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ آخر حویلی کی چار دیواری میں کب تک بند رہا جا سکتا ہے؟ تمہاری کیا مرضی ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ کیا حسین آباد سے دور چلے جانے کے بعد رام لال اور اس کے ساتھی میرا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی گندی سازشوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ تمہاری بیوی 6-7 مہینے کے بعد ماں بننے والی ہے، اور ایسی حالت میں کسی ایک جگہ بند ہو کر اور گھٹ کر قید ہو جانا کیا ان کی صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ مجھے ان باتوں کا احساس ہے، لیکن ہمت ہار دینا بزدلوں کا شیوا ہے۔ کیلاش بولا، جو کچھ سوچنا اور کرنا ہے جلدی کر ڈالو، اور درخشا کی خاطر میں اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا سکتا ہوں۔ جذباتی باتوں سے کام نہیں چلے گا، کیلاش نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ دلاور مرزا کا قتل دیوان جی کو بھڑکا کر کچھ کر گزرنے پر اکسانے کی خاطر کیا گیا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ پہلے دیوان جی کو سمجھایا جائے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو قانونی طور پر تمہاری پوزیشن کمزور کر دے۔ اور میں اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ کیلاش نے بھی وہی سوچا تھا جو میرا خیال تھا۔ دوسری صبح میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک ملازم کو بھیج کر دیوان جی کو طلب کیا، اور میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ جلد بازی میں کوئی جوابی قدم اٹھانے سے گریز کریں، اور درخشا کی خواہش کے پیش نظر میں انہیں یہ بھی باور کرانا چاہتا تھا کہ میں ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ اور ملازم کو دیوان جی کی طرف روانہ کر کے میں باہر آیا تو کیلاش سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ وہ ہسپتال جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اور مجھے دیکھ کر رک گیا، اور میں نے خود کو مطمئن کرنے کی خاطر کیلاش کو وہ تمام باتیں بتا دیں جو رات میرے اور درخشا کے درمیان ہوئی تھیں۔ اور میں نے کیلاش کو یہ بھی بتا دیا کہ اب میں گھر کے اندر چھپ کر دشمنوں کو للکارنے کا موقع نہیں دوں گا، بلکہ کھل کر ان سے مقابلہ کروں گا۔ اور کیلاش میری بات خاموشی سے سنتا رہا، اور میں نے اپنے دل کی بڑاس ختم کی تو اس نے مجھے ہکارتے ہوئے کہا، تمہاری طرح میں بھی اسی عقیدے کا قائل ہوں کہ موت کا وقت مقرر ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، لیکن اس کے عقیدے کے پیش نظر اگر تم جان بوجھ کر بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر چھلانگ لگا دو تو اسے بہادری نہیں، حماقت اور نادانی سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور میرا مشورہ مانو تو 2-1 روز اور صبر و سکون سے بیٹھ کر حالات پر ٹھنڈے دل سے غور کرو، اور پھر کوئی حتمی فیصلہ کرنا۔ میں اتنا جذباتی بھی نہیں کہ بلا سوچے سمجھے اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دوں، لیکن یہ بھی طے ہے کہ اب میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ اور میں نے ٹھوس آواز میں کہا، کیا تم شیطانی اور گندی طاقتوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ میں کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر نہیں، محض اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کا مقابلہ کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میرا ایمان پختہ ہے تو خدا بدی کی قوتوں کے مقابلے میں میری مدد ضرور کرے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اس کے باوجود میرا مشورہ یہی ہے کہ جو بھی قدم اٹھانا بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ کیلاش ہسپتال چلا گیا تو میں حویلی کے احاطے میں کشادہ لان پر چہل قدمی کرنے لگا، اور میرے ذہن میں مختلف خیالات ابھر رہے تھے۔ درخشا کی باتوں نے میرے دل کی بوجھ کو بڑی حد تک ہلکا کر دیا، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم تھی کہ درخشا کے خیال ہی نے مجھے بزدل بنا دیا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس بھی تھا کہ میرے خلاف پنڈت اور پجاریوں کا ایک پورا گروہ برسرے پیکار ہو گیا ہے، اور وہ مل جل کر اس کاجل کو تلاش کر رہے تھے جو درخشا کی حیثیت سے میری بیوی بن چکی تھی۔ وہ اسے واپس بت پرستی پر مجبور کر دینے کے درپے تھے۔ انہوں نے 2 دلوں کی پاکیزہ محبت کو ذات پات اور دھرم کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ اندھے ہو گئے تھے، جبھی تو ہنستی کھیلتی زندگیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر آمادہ تھے۔ میں اپنے ہی خیالوں میں محو تھا کہ دیوان جی آ گئے، اور میں نے ان کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھا۔ دور دور تک مجھے کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جو اس بات کی تصدیق کر سکتی کہ انہیں دلاور مرزا کے قتل کی خبر مل چکی ہے۔ وہ قطعی طور پر مطمئن اور بے پرواہ نظر آ رہے تھے۔ میں مقسمے میں پڑ گیا۔ خیریت تو ہے جمال میاں؟ میری بجائے دیوان جی نے خیریت پوچھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے یاد کیا؟ ہاں، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے، سنا ہے کہ باہر کے حالات دن بدن زیادہ مخدوش ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے درست سنا ہے، دیوان جی نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ وہ کھیسانے کتے کھمبا نوچنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور بڑے مندر میں دن بھر
पिंडत पुजारियों की मीटिंग होती है और सुना है कि रामलाल की मदद के लिए जोधिया का एक बड़ा पिंडत गणेश भी आ गया है। कैलाश बता रहा था कि मेरी वजह से उन्होंने बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने शुरू कर दिए हैं। मैंने दीवान जी को टटोलने की कोशिश की। यही उनकी बुज़दिली की निशानी है सरकार, दीवान जी बोले। पहले ऐसा नहीं होता था। एक दुश्मन दूसरे को हलाक करने की खातिर भीड़ भाड़ में घुसकर हजूम को खौफजदा करने के लिए फिर घूमने फल की वारदातें नहीं करता था। मुखालिफ को बरमला ललकार कर मारना बहादुरी समझा जाता था। मगर अब वक़्त ने अजीब करवट बदली है। नहते और बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार कर बाजुओं की ताकत का मुजाहरा किया जाता है, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा अरसे तक मैदान में कदम नहीं जमा पाते और अपनी मौत आप मर जाते हैं। ये सब कुछ एक मेरी जान लेने की खातिर हो रहा है दीवान जी। इसलिए मैंने तय कर लिया कि अब हवेली से बाहर निकलकर हालात का मुकाबला करूंगा। मैंने होंठ काटते हुए जवाब दिया और मेरी खामोशी मेरे दुश्मनों को और भड़का रही है। हमारे होते हुए आप क्यों जहमत करते हैं? और फिर अगर छोटी बेगम साहबा को उन्हें एक एक बात का इल्म हो चुका है, मैंने तेजी से कहा। मेरे दुश्मनों ने फ़ोन के जरिए दरख्शा को सब कुछ बता दिया है और वो हमें चैन से सुकून से नहीं रहने देंगे। फिर भी मौजूदा हालात में आपका हवेली के कदम बाहर कदम निकालना मुनासिब ना होगा, दीवान जी ने हाथ मलते हुए बोले। और सिर्फ 2 दिन और सब्र कीजिए छोटे सरकार, उसके बाद क्या होगा? मैंने आपसे पूछे बगैर वाला मिर्ज़ा को हालात के पेश नज़र आला आबाद रवाना कर दिया है, दीवान जी ने इस बार बड़ी संजीदगी से कहा। लोहे को काटने के लिए लोहे का इस्तेमाल अब ज़रूरी हो गया। जक्कन चमार बस सुबह शाम में यहाँ पहुँचने वाला है। वो आ गया तो फिर बराबर की चोट रहेगी। आपने दिलावर मिर्ज़ा की भी कोई खबर ली? मैंने रवानी में पूछ लिया और फिर बात बनाते हुए बोला। मेरा मतलब है कि अगर हमारे दुश्मन शैतानी क़ुव्वतों से लेस हैं तो वे दिलावर मिर्ज़ा को हर वक्त पर हर कीमत पर जगन तक पहुँचने से रोकने की कोशिश करेंगे। किलों की मजबूती की खातिर उसकी बुनियादों में इंसानी खून का इस्तेमाल बड़ी पुरानी बात है छोटे सरकार, दीवान जी ने मुठिया भींच कर सर्द आवाज़ में जवाब दिया। दिलावर मिर्ज़ा मेरा लंगोटिया है और ये बात दुश्मन भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि खान शहबाज खान अगर दोबारा जिंदा हो गया तो उन्हें भागे रास्ता नहीं मिलेगा। क्या आपको यकीन है कि दिलावर मिर्ज़ा कामयाब वापस लौटेगा? मैंने मुस्तरिब अंदाज में सवाल किया। कामयाबी और नाकामी ऊपर वाले के इख्तियार की बात है मालिक, बंदे का काम तो सिर्फ कोशिश करना है। और मैंने दीवान जी को खरीदने की खातिर मुख्तलिफ पहलू आजमाए, लेकिन या तो उन्हें दिलावर मिर्ज़ा के सिलसिले में कोई इल्म नहीं था या फिर वो किसी खास मसलत के पेश नज़र उस मनहूस खबर को मुझसे पोशीदा रखना चाहते थे जो कैलाश के ज़रिए मुझे मिल चुकी थी। एक बार मैंने सोचा कि जी कड़ा करके दीवान जी को बता दूं कि वो अपने जिस अजीज दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैंने ऐसा करने से गुरेज किया। अगर अभी तक दीवान जी को दिलावर मिर्ज़ा के इबरतनाक अंजाम की इत्तला नहीं मिली तो मैं वो खबर सुनाकर उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। चुनाचा मैंने दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए कहा, दीवान जी, दरख्शा ने मुझे यही मशवरा दिया है कि जब मौत बरहक है तो फिर उससे भागना फजूल है और हर मुसलमान का यही अकीदा है छोटे सरकार। लेकिन मसलहत भी कोई चीज़ होती है। हमारी मसलहतें हमारे दुश्मनों को और उछल कूद करने पर उकसा देंगी। वो बेगुनाहों के खून से होली खेलते रहेंगे। खून कभी रायगा नहीं जाता, रंग ज़रूर लाता है, दीवान जी ने दबी जुबान में कहा। और मेरे मशवरे पर 2-3 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद आपको इख्तियार होगा। दीवान जी के जाने के बाद मैं भी बड़ी देर तक जहनी तौर पर उलझता रहा। उनकी गुफ्तगू से बज़ाहिर यही मालूम होता था कि दिलावर मिर्ज़ा की मौत की खबर अभी उनके कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि उन्हें अपने दोस्त की कुर्बानी का हाल मालूम हो चुका है और मुझे वाक़या से बेखबर रखने के लिए दीवान जी ने बड़े सब्र ज़बर से काम लिया। और ये कि अगर मेरे दिल की धड़कनें मुझे धोखा नहीं दे रही तो दीवान जी बहुत जल्द एक बार फिर खान शहबाज खान के रूप में जिंदा हो जाएंगे। दिन में बदलते हालात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करता रहा, लेकिन शाम को जैकब ने चर्च से वापसी पर मुझे जो खबर सुनाई उसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया और मैं फटी फटी नज़रों से जैकब को टिक टिकी बांधे देखता रहा।
اس نے مجھے جس حادثے کی اطلاع دی تھی وہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ جیکب کے بیان کے مطابق کسی نے ہندوؤں کی ایک چھوٹی عبادت گاہ کو جلا کر خاکستر کر دیا اور موقع واردات پر 3 پجاریوں کی لاش اس طرح ادھری ہوئی ملی کہ ان کا پیٹ چاک تھا، آنتیں جسم سے باہر پڑی تھیں اور مرنے والوں کے دونوں ہاتھ کاٹ کر علیحدہ کر دیے گئے تھے۔ لاشوں کے قریب ایک ٹوپی بھی ملی اور جیکب کا خیال تھا کہ وہ ٹوپی کسی اور کی نہیں، دیوان جی کی تھی، جسے وہ بارہا دیوان جی کے استعمال میں دیکھ چکا تھا۔ اور تمہیں اس حادثے کی اطلاع کیسے ملی؟ میں نے جیکب سے سوال کیا۔ چٹ سے واپسی پر وہ مندر میرے راستے میں پڑتا ہے جہاں یہ ہولناک حادثہ پیش آیا اور میں نے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ لاشوں کے قریب پائی جانے والی ٹوپی دیوان جی کی ہے؟ ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ عبادت گاہوں سے کھیلنے والوں کی سزا بڑی بری ہوتی ہے۔ جیکب نے اپنے پسینے پر صلیب کا نشان بناتے ہوئے کہا، جو دنیا میں قانون کی نظروں سے بچ جاتے ہیں خدا بند کے روبرو مجرم ہوتے ہیں اور ان کو رب عظیم خطرناک سزاؤں سے دوچار کرتا ہے۔ اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے دل سے پوچھا، کیا کسی اور نے بھی اس بارے میں اس شبے کا اظہار کیا ہے کہ وہ دیوان جی ہی تھے؟ نہیں، میں نے کسی کو ایسا کہتے نہیں سنا، لیکن ایک بات، اس حادثے میں کسی نہ کسی مسلمان کا ہاتھ ضرور شامل ہے۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو کچھ تمہاری نظروں نے دیکھا کسی ہندو ہی کے ہاتھ کا ہو اور اس حادثے کے ذریعے فرقہ وارانہ فساد کو ہوا دینے کی کوشش کی ہو۔ میری دلیل معقول تھی اور جیکب ایک لمحے کو خاموش ہو گیا اور پھر بولا، ایک کامیاب بیرسٹر کی حیثیت سے تم جس قدر قانونی پیچیدگیوں سے واقف ہو وہ ایک علیحدہ حقیقت ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے اس حادثے کو جس نظر سے دیکھا ہو وہ بہت ہی ہو، لیکن وہی ٹوپی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اصل واقعات خریدنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور میں نے جیکب کی بات پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے اس طرح مجرم نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے، مگر دیوان جی سے پوچھ لینے میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں۔ میں ضرور دریافت کر لوں گا، لیکن تم اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھو گے، میں نے جیکب کو باور کراتے ہوئے کہا۔ ہو نہ ہو پولیس اس حادثے کے سلسلے میں ہم سے بھی رابطہ قائم کر سکتی ہے۔ میں تمہارا اشارہ سمجھ رہا ہوں میرے دوست، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ کیا مطلب؟ پادری ہونے کی حیثیت سے کچھ اخلاقی ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں، جیکب نے سنجیدگی سے کہا۔ دنیا کا مبلغ اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ سچ کہنے سے کبھی گریز نہ کرو، کہ دروغ گوئی دنیا کی بدترین لعنت ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کر کے ان راستوں کی طرف لے جاتی ہے جو تباہی اور بربادی کے راستے ہیں۔ گویا تم پولیس کے روبرو اپنے شبے کا اظہار ضرور کرو گے، میں نے جیکب کو گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں، اگر مجھ سے دریافت کیا گیا تو میں اپنے شبے کا اظہار کرنے میں ہچکچاؤں گا نہیں۔ اور جیکب کے وہ 2 ٹوک جواب نے میری رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز کر دی، لیکن میں نے کسی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ پھانسی کے تختے پر بھی زندگی کا لالچ دے کر جیکب کو اس کے مذہبی عقائد سے نہیں بھٹکایا جا سکتا، لہٰذا میں نے اس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ضبط کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں کسی غلط بیانی کے لیے مجبور نہیں کروں گا، لیکن اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ جب تک تم سے براہ راست کوئی بات نہ پوچھی جائے تو تم اپنی زبان بند رکھو گے۔ اور جیکب نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ایک نظر مجھے غور سے دیکھا اور پھر سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ اس کی خاموشی اس بات کا اقرار تھی کہ وہ خود اپنی زبان کھولنے سے گریز کرے گا، اور مجھے اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا، لیکن جو خبر اس نے مجھے سنائی تھی وہ میری الجھنوں میں اضافہ ہی کر رہی تھی۔ حالات جس تیزی سے سنگین صورت اختیار کر گئے تھے مجھے اس کی امید نہیں تھی، اور ابھی میں کیلاش اور درخشا کے ساتھ بیٹھا اس خطرناک مسئلے کا حل سوچ رہا تھا کہ فون پر مجھے ایک نئے حادثے کی اطلاع ملی۔ دیوان جی کے مکان کو آگ لگا دی گئی، ان کا سارا اثاثہ شعلوں کی نظر ہو گیا اور وہ خود زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑے تھے۔ فون چوکا کیلاش کے ہسپتال سے ڈاکٹر عارف نے کیا تھا، اس لیے میں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ البتہ اس حادثے کی اطلاع نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دیوان جی کی خدمات بے مثال تھیں، اس لیے میں درخشا کے مشورے پر
तमाम एहतियात और मसरत बलाए ताक रख कर कैलाश की हमरा अस्पताल की तरफ रवाना हो गया और डॉक्टर आरफ ने हमारी रहनुमाई उस कमरे तक कर दी जहां दीवान जी पट्टियों में लिपटे हुए एक बिस्तर पर पड़े थे और डॉक्टर आरफ के बयान के मुताबिक उनके जिस्मों पर बेशुमार जख्म आए थे और कुछ हिस्से आग में बुरी तरह झुलस गए, लेकिन उसके बावजूद उनके लबों से कोई कराह नहीं बुलंद हुई और मैंने दीवान जी को इस हालत में देखा तो मेरी आंखें भर आईं। वो बिस्तर पर आंखें बंद किए बेहिस्सो हरकत, लेटे लेटे सर और चेहरे का बेशतर हिस्सा पट्टियों से बंधा हुआ था। जख्म खासे तशवीशनाक हैं, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, कैलाश ने आहिस्ता से कहा। अगले 48 घंटे के लिए बेहद इसके लिए कठिन होंगे, उसके बाद यकीन के साथ कुछ कहा जा सकेगा। कैलाश, मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा, तुम जानते हो दीवान जी के एहसानात मेरे खानदान पर बेहिसाब हैं और खुदा न ख्वास्ता उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को बिल्कुल तनहा महसूस करूंगा। हिम्मत से काम लो जमाल, कैलाश ने मुझे दिलासा देकर आहिस्ता से हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आया। तुम गवाह हो कि मेरे दुश्मन हद से तजावुज़ करते जा रहे हैं, मैंने कैलाश के कमरे में आने के बाद खुद पर काबू पाते हुए कहा। अगर द्रक्षा का ख्याल लाहक ना होता तो शायद वो सब कुछ ना होता जो अब हो रहा है, और मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन वो जो तुम्हारे दुश्मन हैं अंधे हो चुके हैं। अगर मैंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली तो क्या होगा? मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा कैलाश, मेरा ख्याल है कि तुम्हें पहली फुर्सत में दीवान जी के साथ पेश आने वाले हादसे की इतला पुलिस में दर्ज करा देना चाहिए। तुम शायद भूल रहे हो कि आनंद कुमार शुरू से ही पंडित ओम प्रकाश का साथ दे रहा है। क्या उससे किसी इंसाफ की तवक्का की जा सकती है? कागजात की खाना पूरी बहरहाल ज़रूरी है। ज़रूरी तो ये भी है कैलाश कि मैं दीवान जी का एहसान लेने की खातिर उन दुश्मनों के सीने छलनी कर दूं जो मुझ पर जिंदा अजाब किए हुए हैं, मैंने जज्बाती अंदाज में कहा। जो होना है एक ही बार हो जाए। मैं अपने ख्यालात से उलझता अस्पताल से बाहर निकला तो मेरे बढ़ते हुए कदम यकलख्त रुक गए। कैलाश की गाड़ी के पास पंडित ओम प्रकाश और पुजारी रामलाल के अलावा एक और पुजारी भी मौजूद था जो सबसे आगे सीना ताने खड़ा मुझे अजीब सी बड़ी नज़रों से घूर रहा था। गालबन वो जूदिया का वो गणेश महाराज था जिससे मेरी हलाकत की खातिर हसीनाबाद में दावत दी गई थी और दीवान जी ने मुझे उसका यही नाम बताया था। और माहौल के दूसरी तरफ बहरी उकाब का सफ़र जारी था। लासा और रूपा के पूर्ण इसरार और बेहानक अंजाम ने जहाज़ के लोगों पर दिलों पर जो खौफ तारी किया था वो रफ्ता रफ्ता कम होता गया और कप्तान की हिकमत अमली और कैलाश के बयान अक्सर लोगों को इस बात का यकीन दिला दिया कि लैसा के कैबिन में लगने वाली आग सिपरेट गिर जाने के सबब भड़की थी। मेरे दुश्मनों का जो अंजाम हुआ वो बेहद इबरतनाक था, लेकिन जैकब को ख़ास तौर पर इस बात की बेहद खुशी थी कि उसे रूपा से निजात मिल गई और मैंने उसे बारहा समझाने की कोशिश की कि रूपा की शख्सियत को मसख करके पेश करने में कैलाश ने एक अहम किरदार अदा किया था। लेकिन इन तमाम यकीन दहानियों के बावजूद जैकब बदस्तूर इसी राय पर अड़ा रहा कि वो किरदार के एतबार से काबिल भरोसा औरत नहीं थी और जिंदा रहती तो ना जाने कितने सीधे सादे और नेक लोगों की पारसाई खतरे में पड़ जाती। हमारे दरमियान जैकब के मुतल्लक दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सका और बहरी उकाब के बूढ़े पुर्तगाली कप्तान एटले के आ जाने की वजह से मौजू तब्दील हो गया और हम अपने आइंदा सफ़र के बारे में तजर्बेकार कप्तान की बातें करने लगे, जिसने हमें यह खुशखबरी भी सुनाई कि हम 2 रोज़ बाद एक नए साहल पर लंगर अंदाज होंगे। मुझे वो रात आज भी याद है जब बहरी उकाब के कप्तान ने हम अगली सुबह एपिया के साहल पर उतरने की खुशखबरी सुनाई और वो लोग जो दूर दराज के बहरी सफ़र कर चुके हैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि खुले समंदर में उकता देने वाले हालात के बाद किसी साहल या बंदरगाह की खुशखबरी उनके लिए किस कदर मसरूर कुन होती है और ख़ास तौर पर बहरे जनूबी के तूफ़ानों से मुकाबला करने के बाद खुशकी का तसव्वुर कितना खुशगवार साबित होता है। चुनाचा मेरे साथियों को भी अगली सुबह खुशकी पर उतरने की इत्तला ने खुशियों से
हमकिनार कर दिया। कप्तान एटले ने हमें जो खुशखबरी सुनाई वो हमारे बहरी सफ़र की आखिरी खुशखबरी थी। काश हमें इल्म होता कि आइंदा हम किस किस्म के हौलनाक और नाकाबिल यकीन हालात से दो चार होना पड़ेगा, तो कम अज़ कम मैं कैलाश और जैकब को अपने साथ सफ़र जारी रखने पर कभी मजबूर ना करता। लेकिन ना तो हमें मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात का अंदाज़ा था और ना ही जैक्सन ने हमें कोई बात खुल कर बताई थी। अलबत्ता जैकब ने यह मशवरा ज़रूर दिया कि हम अगर एपिया के बहरी सफ़र तर्क करके हवाई रास्ते से वापस लौट जाएं तो मुनासिब होगा। और कैलाश ने वजह दरियाफ़त की तो जैकब कोई मशवरा या माकूल दलील पेश करने से कासर रहा। लेकिन उसने वसूख से कहा था कि मैं ना कोई पेशावर नजूमी हूँ, ना किसी पुर इसरार इल्म का माहर अपने मशरे की जो कोई वजह बता सकूँ। लेकिन मेरा दिल यही गवाही दे रहा है कि अगर हमने एक बार खुश्की पर उतरने के बाद दोबारा बहरी उकाब पर कदम रखा तो मुसीबतें और परेशानियां हमारा मुकद्दर बन जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम अगर इस बहुत बेमकसद बहस को ख़त्म करके गर्मा गर्म काफ़ी से लुत्फ़ अंदोज हों तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैंने बात ख़त्म करने की खातर मशवरा दिया और सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए बगैर दूध के काफ़ी यकीनन हमारे असाब पर खुशगवार असर डालेगी। और कैलाश ने मेरे मशवरे की तायद में आवाज़ बुलंद की तो अब खामोश हो गया। बात आई गई होगी, लेकिन अगर उस रात हम जैकब का मशवरा मान लिया होता तो शायद हमें उन खूनी और हैरत अंगेज हालात से निजात मिल जाती जिनकी भोली बसरी याद आज भी मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े कर देती है। बहरहाल मैं जिस रात का जिक्र कर रहा हूँ उसी रात जैक्सन निश्चित सब गुजर जाने के बाद मेरे कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी और मैं गनूदगी की हालत से दो चार था। दस्तक की आवाज़ सुनकर मैंने यही सोचा कि शायद वो जैकब होगा जो अकेले में मुझे एक बार फिर अपने मशवरे से नवाजने के लिए आया होगा। और मुझे जैकब की सादगी पर रहम भी आया और गुस्सा भी। जो बात वो इतनी रात गए से करना चाहता था वो सुबह भी अकेले में हो सकती थी। चुनाचा मैंने दस्तक की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया, मगर जब थोड़े थोड़े वक्फे से दस्तक की आवाज़ बुलंद होती रही तो मैं उठने पर मजबूर हो गया। साबका तजर्बों की बिना पर मैंने एहतियातन अपना आजसी खिलौना तकिए के नीचे से निकाल कर जेब में डाला और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने जैकब के बजाय जैक्सन मौजूद था। मैंने जैक्सन को देखकर हैरत का इज़हार किया। मुझे अफसोस है मेरे मोहतरम कि मैंने इतनी रात गए आपको नींद से बेदार किया, लेकिन अंदर आ जाओ, मैंने बेपरवाही से बात काटते हुए कहा और फिर जैक्सन के कैबिन में आ जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया और खामोशी से बिस्तर पर नींद दराज होकर उसे वजाहत तलब नज़रों से घूरते हुए बोला, अब कहो कि तुमने इतनी रात गए कैसे जहमत की। कल सुबह हमारा जहाज़ एपिया के साहल पर लंगर अंदाज होगा। जैक्सन ने दबी जुबान में कहा, ये इतला हमें कप्तान एटले से मिल चुकी है। मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया, और मेरा अंदाज़ा अगर गलत नहीं तो आप शायद अभी तक मुझसे खफा हैं। जैक्सन बोला, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने किसी मौका पर भी दीदा दानिस्ता कोई हरकत ऐसी नहीं की जो आपकी खफगी का सबब बन सकती। क्या तुमने इस वक्त महज ये बात कहने की खातर मुझे नींद से बेदार किया है? मैं एक बार फिर मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, लेकिन जैक्सन, मैंने तेज़ी से उसकी बात काटते हुए कहा, क्या यह मुनासिब ना होगा कि तुम अपना और मेरा वक्त ज़ाया करने की बजाय खुलकर दो टोक वो बात बयान कर दो जो तुम्हें इतनी रात गए मेरे कैबिन तक ले आई है। और जैक्सन ने फ़ौरन ही कोई जवाब नहीं दिया, एक लम्हे को खामोश रहा और फिर संजीदगी से बोला, हो सकता है कि आपको मेरा मशवरा अजीब लगे, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप मिस्टर कैलाश और फादर जैकब को अपने साथ से अलहदा कर दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मकसद वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। जैक्सन ने जल्दी से अपना मफहूम बयान करते हुए कहा, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि आपके लिए तन्हा सफ़र करना ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत खूब, मैंने जैक्सन के चेहरे के तासरात को बगौर महसूस करते हुए जवाब दिया, गोया तुम अब रूहों की आड़ लेकर मुझे कोई नई कहानी सुनाने की गरज से आए हो, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त से पहले ज़ाहिर नहीं किया जा सकता।
जैक्सन होंठ चबाते हुए बोला, और खिलाफे तवक्का वो इस वक्त कुछ उलझा उलझा और परेशान सा दिखाई दिया। क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरे सफर के बारे में सब कुछ जानते हुए भी अपनी जुबान बंद रखने पर मजबूर हो? मैंने संजीदगी से दरियाफ्त किया। कल क्या होने वाला है इसका इल्म बजज़े खुदा के किसी और को नहीं, मगर एहतियात हर सूरत में लाजम है। दरक्षा के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने ठोस आवाज में सवाल किया। आपने उसी की आखिरी ख्वाहिश के एतराज में ये सफर इख्तियार किया है, रूहों ने मुझे यही बताया। दरक्षा ने मुझे यकीन दिलाया था कि हम इसी दुनिया में एक बार फिर एक दूसरे से मिलेंगे। मैंने तेजी से पूछा, इस सिलसिले में रूहों ने तुम्हें क्या जवाब दिया? किस्मत के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। ये और बात है कि हम अपने अपने अकीदों के गुलाम हैं। जैक्सन ने गोल मोल जवाब दिया तो मैं झल्ला गया। तुम मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तलबलाकर बोला। और कुछ मरहले ऐसे भी होते हैं जिनमें जिद बेहद मुनासिब नहीं होती, जैक्सन ने सपाट आवाज में कहा। मैं निहायत खलूस व नीयत से आपको ये मशवरा देने आया हूँ कि अगर आप तनहा सफ़र जारी रखें तो हालात आपके हक में बेहतर होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर जैक्सन कि तुमने लासा के सिलसिले में मेरी मदद की थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि वजह मालूम किए बगैर मैं अपने बेहतरीन दोस्तों को इस सफ़र में खुद से जुदा नहीं कर सकता। क्या आपका ये आखिरी फैसला है? हाँ, काश मैं आपको इस फैसले से बाज रख सकता, जैक्सन ने हाथ मलते हुए कहा। और फिर वो जाने के इरादे से पलटा तो मैं बिस्तर से उछल कर उसकी राह में दीवार बन गया। मिस्टर जैक्सन, तुम्हें अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी, मैंने खुश्क लहजे में उसे बावर कराने की कोशिश की। ये मत भूलो कि मैंने बहरी उकाब और उसके अमले की खिदमात को एक महीना मुद्दत तक के लिए हासिल कर रखा है। और जवाब में जैक्सन ने मुझे कहर नजरों से घूरा। मेरी बात सुनकर एक सानी को वो भी आपे से बाहर हो गया और उसकी नजरों में शोले भड़क उठे, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पा लिया। सिर्फ 2 रोज इंतजार कर लीजिए मेरे मोहतरम, उसके बाद आपको बहुत कुछ मालूम हो जाएगा, ये मेरा वादा है। और मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो जैक्सन ने मुझसे हाथ मिलाने में कोई हिचकिचाहट कर नहीं जाहिर की, गोया इस बात का खामोशी से अहद था कि वो अपने वादे पर कायम रहेगा। और फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। जैक्सन के जाने के बाद मैं दोबारा अपने बिस्तर पर आ गया। मुझे खुशी थी कि मैं अपने इरादे में नाकाम नहीं हुआ। आखिरकार मेरी हिकमत अमली और एक जरा सी तुलश रोई ने जैक्सन को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और उसने अपनी जुबान जो कफल डाले रखे थे वो 2 रोज बाद खुलने वाले थे। और फिर भी मुझे कभी उम्मीद थी कि वो तमाम राज जो मेरे सफर से मुतल्लक उसके सीने में दफन होंगे बाहर आ जाएंगे। और मैं जैक्सन के कैबिन में रूहों के करिश्मे देखकर मुझे यकीन था कि रूहें मेरे सफर में आइंदा पेश आने वाले एक एक लम्हे से वाकिफ होंगी, और वह सिर्फ दूर दराजों में तमाम बातें मेरे इल्म में भी आ जाएंगी। और बड़ी देर तक मैं बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा, और फिर मैं खमार मेरे जहन पर आहिस्ता आहिस्ता गालिब आने लगा, और मेरा सोचा बतदरीज गुप अंधेरों में गुम होने लगी, और मैं शऊरी तौर पर लाशऊरी तौर पर दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। और तब किसी की मानूस कदमों की आहट ने मेरे लाशऊर के दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दी, और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और फटी फटी निगाहों से उस इंसानी हवेले को देखने लगा जो फिजा में परवाज करता हुआ मेरे नजदीक आ रहा था। और मैं पलके झपकाए बगैर उसे तकता रहा, और फिर मेरे दिल की धड़कनें यकलख तेज हो गईं। दरख्शां शब ख्वाबी की हल्के आसमानी रंग के लिबास में सरतापा क़यामत बनी मेरी निगाहों के सामने मौजूद थी, और पलकों पर जादू जगाती, होंठों पर मुस्कुराहटें बखेरे और ख्वाब अजीदा निगाहों में दुनिया जहान का सहर समेटे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थी। वो यकीनन मेरी काजल, मेरी दरख्शां और मेरी जिंदगी थी, जो मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़ी मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी, और मेरी निगाहें धोखा नहीं खा सकती थी। मैं अपनी दरख्शां को दुनिया की तमाम हसीनाओं के हजूम में भी शिनाख्त कर सकता था, और उसकी एक एक अदा मेरे जहन में नक्श थी। उसकी गुफ्तगू का बांकपन, उसके चेहरे खेलने का क़यामत अंदाज, और उसके लिबास को हरीरी सरसराहट, और उसके दरख्शां शब ख्वाबी के हल्के आसमानी रंग के लिबास में सरतापा क़यामत बनी मेरी निगाहों के सामने मौजूद थी, और पलकों पर जादू जगाती
होंठों पर मुस्कुराहटें बखेरे और ख्वाबीदा निगाहों में दुनिया जहान का सहर समेटे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थी। वो यकीनन मेरी काजल, मेरी द्रक्षा, मेरी जिंदगी थी, जो मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़ी मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी और मेरी निगाहों में धोखा नहीं खा सकती। और मैं अपनी द्रक्षा को दुनिया की तमाम हसीनाओं के हजूम में भी शिनाख्त कर सकता था। उसकी एक एक अदा मेरे जहन पर नक्श थी। उसकी गुफ्तगू का बांकपन, उसके चलने का क़यामत खेज अंदाज, उसके लिबास की हरीरी सरसराहट और फिर मैंने द्रक्षा के इस्तकबाल के लिए उठने में देर नहीं लगाई। मेरे तनफ़्फ़ुस की रफ्तार डावाडोल हो रही थी और द्रक्षा को इतने करीब पाकर मेरे जहन पर नशे की सी कैफियतें तारी हो गई और मैंने उसे सरगोशी में आवाज़ दी, द्रक्षा, ये तुम हो? हाँ जमाल, मैं तुम्हारी द्रक्षा हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? यहाँ इस कैबिन में मेरा दम घुट रहा है, आओ बाहर खुली फिजा में चलते हैं। द्रक्षा ने हुक्म दिया तो मैं खामोशी से उसके साथ हो लिया। मेरा दिल चाह रहा था कि बेख्तियार आगे बढ़ूं और उसके खूबसूरत वजूद को अपने बाजुओं में समेट लूं, तशंगी की शिद्दतों को जी भरकर सैराब कर लूं, लेकिन ना जाने वो कौन सी पुरअसरार कुव्वत थी जो मुझे मेरे इरादों की तकमील से रोक रही थी। अर्शे पर पहुंचकर द्रक्षा ने सुकून का एक तवील सांस लिया। सर्द हवाओं के झोंके मेरे बदन से टकराए तो मुझे झुरझुरी सी आ गई और रात के गुप्त अंधेरों में समुंदर की लहरों का पुरशोर आवाज और हवाओं की सरसराहटें मिलजुल कर माहौल को बेहद पुरअसरार और डरावना बना दिया था। लेकिन मैं हर शय से बेनियाज होकर अपनी द्रक्षा को टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। जमाल, तुम्हें इन गुप्त अंधेरों और तारीकियों से खौफ तो नहीं महसूस हो रहा? द्रक्षा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा। तुम्हारा कुर्ब मुझे हर एहसास से बेनियाज कर देता है और मेरी जिंदगी लेकिन ये अंधेरे आर्जी है जमाल। इनके अकब से बहुत जल्द नूर की किरणें फूटेंगी। तुम्हारी जुदाई का एहसास मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। मैंने अपनी कैफियत बयान की तो द्रक्षा एक लम्हे को मुस्तरब हो गई और उसकी नीलगो आंखों में नमी उभर आई और फिर वो बड़े प्यार से बोली, मुझे तुम्हारी तड़प का अंदाजा है मेरे रफीक, मगर जुदाई के ये लम्हे देर पा नहीं साबित होंगे। द्रक्षा, तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि हम बहुत जल्द इसी दुनिया में एक दूसरे से मिलेंगे। हुक्म देकर आजमा लो, तुम्हारे एक इशारे पर मैं समुंदर में भी छलांग लगा सकती हूँ। मैं जज्बाती बन गया। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करना। द्रक्षा की आवाज़ मेरे जहन से टकराई। अगर तुम ना रहे तो मेरे ख्वाब भी अधूरे रह जाएंगे और तुम्हें पाने की खातिर मैंने वक़्त से जो लम्हे मुस्तार लिए हैं वो रायगा चले गए तो मेरी रूह तक क़यामत तक तुम्हारी तलाश में भटकती रहेगी। द्रक्षा, मैं तेजी से बोला, ऐसी मायूसी की बातें मत करो वरना मेरे हौसले भी टूट जाएंगे। जमाल, मुझसे वादा करो कि तुम अपना सफर तर्क नहीं करोगे उस वक्त तक जब तक हम एक दूसरे को दोबारा ना पालें। और मैं वादा करता हूँ, मैंने बड़े खलूस से कहा, कि दुनिया की कोई कुव्वत मुझे तुम्हारी राह से भटका नहीं सकेगी। और मेरा जवाब सुनकर द्रक्षा के चेहरे पर छाई हुई मायूसी छट गई। उसकी पलकों पर उम्मीदों के सैकड़ों चराग रोशन हो गए। उसके होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहटें रक्स करने लगी। वो मुजस्समे क़यामत बन गई और तब मैं खुद पर काबू ना पा सका। द्रक्षा के हसीन वजूद को अपनी बेकरार बाहों में समेटने के इरादे से तेजी से लपका तो तकलीफ से मेरे मुंह से कराह निकल गई और मैंने आंखें मलते हुए माहौल पर गौर किया तो सर्द हवाओं के बावजूद मेरी पेशानी पर पसीने के कतरे उभराए। इस वक्त मैं अपने कैबिन की बजाय अर्शे पर खड़ा था और जिस शय से मेरा सर टकराया वो द्रक्षा का हसीन गुदार जिस्म नहीं बल्कि रीनिंग का आहनी सतून था और खौफ की एक लहर मेरे वजूद से टकराई तो मैं सरतापा लर्ज उठा। जो कुछ मैं देख रहा था वो महज एक ख्वाब था, एक बेहाना ख्वाब जो आहनी सतून के दरमियान में आ जाने से टूट गया, वरना इस ख्वाब की ताबीर मेरी मौत भी हो सकती थी। बहरी उकाब के अमले ने खुशकी पर कदम रखा तो उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे और यूं महसूस हो रहा था जैसे उन्हें मौत के मुंह में जाते जाते अचानक जिंदगी मिल गई हो। और मैंने जहाज के इंजीनियर बास्टन से उसकी वजह दरियाफ्त की तो उसने बड़ी संजीदगी से मेरी आंखों में झांकते हुए सपाट आवाज में कहा, लासा की पुरअसरार मौत के बाद
खुशकी पर जिंदा सलामत कदम रखना हमारे लिए बेहद नेक शगुन है। बॉस्टन का जवाब मुझे कुछ अजीब मज़का खेज लगा और अमले के दीगर लोग इतने पढ़े लिखे या काबिल नहीं थे, इसलिए अगर वो किसी फरसूदा अकीदे के शिकार होते तो और बात थी, लेकिन बॉस्टन को ज़ईफ़ल एतकाद महसूस करके मुझे हैरत भी हुई। बज़ाहिर वो नहायत सुलझे हुए जहन का मालिक लगता था और सफ़र के दौरान हमारा बार बार एक दूसरे से आमना सामना हुआ, लेकिन हर बार बॉस्टन खामोशी से नजरें झुकाकर गुजर जाता और ना हमने कभी उससे गुफ्तगू की जरूरत महसूस की और ना उसने ही कभी हमसे करीब होने की खातिर बिला वजह बात करना चाही। नॉर्मन की मौत के मौका पर जैक्सन ने अपनी बेगुनाही का सबूत साबित करने के लिए बॉस्टन का हवाला दिया, लेकिन इस वक्त भी हमने बॉस्टन को खरीदने की जहमत नहीं मोल ली और गर्ज के मेरा दुश्मन नजरिया एक इस इंजीनियर के बारे में यही था कि वो मेहनती, जफाकुश, कमर सुखन और अपने काम से काम रखने वाला आदमी है और वो नहायत संजीदा शख्स है। लेकिन अमले के खुशी के सिलसिले में उसने मेरी सरसरी सवाल का ठोस और संजीदा जवाब दिया। मेरे पालिता मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब, बॉस्टन हाथ मलते हुए बोला। मुझे अपनी बीवी और अपनी मासूम बेटी से बेपनाह प्यार है। मार्था ने मेरी मोहब्बत में अपने वालदैन और घर बार को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और मेरे अलावा मार्था और मेरी मासूम बेटी मार्गरेट का कोई और सहारा नहीं है। और बॉस्टन की आर्जी और उसके चेहरे पर नजर आने वाले रहम तलब तासरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि वो किसी हद तक जैक्सन से खैफ है। चुनाचा मैंने उसे मायूस नहीं किया और वादा करते हुए कहा, तुम यकीन रखो बॉस्टन कि मैं जैक्सन से इस मुलाकात का कोई जिक्र नहीं करूंगा। शुक्रिया मेरे मोहसन। बॉस्टन की आंखों में जिंदगी वापस लौट आई और मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उस हजूम में जाकर गुम हो गया जो खुशकी पर आबाद लोगों ने बहरी अकाब को लंगर अंदाज देख कर साहल पर लगा रखा था और मैं अभी बॉस्टन की बातों की रोशनी में जैक्सन की पुरअसरार शख्सियत को परखने की खातिर जहनी जिम्नास्टिक कर रहा था कि कैलाश ने मेरे करीब आते हुए कहा, भगवान के लिए जमाल, तुम इस भोंदू को समझाने की कोशिश करो। किसकी बात कर रहे हो? मैंने चौंकते हुए पूछा। उसी खुद जहन और बादू पादरी की जिसने खुद को अपने कैबिन के अंदर मुतकफल कर रखा है और बावजूद मेरे समझाने के इसी बात पर अड़ा हुआ है कि वो किसी कीमत पर खुशकी पर कदम नहीं रखेगा और अभी तक वो इसी वहम में मुब्तला है कि अगर उसने खुशकी पर कदम रखने के बाद दोबारा बहरी सफ़र इख्तियार किया तो बुर्दबादियाँ और तबाहियाँ उसका मुकद्दर बन जाएंगी। और जैकब के दिमाग में पैदा होने वाला यह खलल ना सिर्फ ये कि उसे सादा लोही और शराफत की दलील है, बल्कि उसमें तुम्हारी शरारतों का खासा दखल है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तस्लीम करता हूँ कि जब तक मैं उसे परेशान ना करूँ मेरा खाना हजम ना होगा। इसमें भी तुम्हारी जात का दखल है। मैंने जैकब की तरफदारी करते हुए कहा, तुम जानते हो कि वह बेहद खानदानी किस्म का पादरी वाक़या हुआ है और किसी ऐसी बात को पसंद नहीं करता जो उसके अकीदे से भटका दे। मुझे भी उसकी कमज़ोरियों का इल्म है, लेकिन मैंने उस अहमक को कभी उसके मजहब से बगावत करने पर नहीं उकसाया। तुम अपनी जगह दुरुस्त हो, लेकिन जैकब जो कुछ महसूस कर रहा है वो भी गलत नहीं। क्या मतलब? कैलाश ने मुझे वजाहत तलब नजरों से घूरा। तुम इस बात से बखूबी वाकिफ हो कि जैकब को स्लोया से कितना प्यार था। मैंने कैलाश को समझाते हुए कहा, स्लोया अब इस दुनिया में नहीं है और जैकब अपनी जिंदगी के उस दौर से गुजर चुका है जहां हर फर्द को एक हसीन सहारे की बड़ी शिद्दत से जरूरत होती है। लेकिन जैकब ने आज भी स्लोया को अपने जहन में इस तरह बसा रखा है जैसे वो मरी ना हो, जिंदा हो, और इस तस्वर को शौरी तौर पर भी जिंदा रखने के लिए वो किसी और खूबसूरत या नौजवान औरत का कुर्ब तो क्या उसका जिक्र भी पसंद नहीं करता। लेकिन तुमने रूपा के सिलसिले में बार बार जो तज़किरे और शरारतें जैकब के साथ की, उसने गरीब पादरी को लाशौरी तौर पर खौफजदा कर दिया है। आई सी, कैलाश ने कहा, अगर ये बात है तो फिर मुझे बाकायदगी से उसका इलाज कराना पड़ेगा। क्या तुम ये बात संजीदगी से कह रहे हो? उतनी ही संजीदगी से जितनी संजीदगी से अब मैं इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि जैकब के लिए फौरी तौर पर
ایک خوبصورت اور حسین ساتھی کی ضرورت بڑی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ خدا کے لیے کیلاش، میں تیزی سے بولا، اس سلسلے میں اپنی زبان فی الحال بند ہی رکھنا، ورنہ جیکب اگر ایک بار بدک گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہمارا ساتھ سفر جاری رکھنے پر آمادہ نہیں کر سکے گی۔ کیلاش کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہاتھوں میں تازہ ناریل لیے ہمارے قریب آ گئے۔ کیلاش ناریل خریدنے کی خاطر لڑکی سے باتوں میں مصروف ہوا تو میں جیکب کو سمجھانے کی خاطر دوبارہ بحری عقاب کی سمت روانہ ہو گیا، اور جیکب کو خشکی پر لانے کی خاطر مجھے کچھ پاپڑ ضرور بیلنے پڑے، اور وہ اپنے وہمے پر اڑا ہوا تھا اور بار بار یہی رٹ لگا رہا تھا کہ اگر اس نے جہاز سے اتر کر خشکی پر قدم رکھا تو آنے والے حالات اس کے حق میں بے حد اذیت ناک ثابت ہوں گے۔ میرے ساتھ بھی قدرت نے یہی مذاق کیا۔ میں نے خود کو بہلانے کی خاطر اور ایک روح کی آخری خواہش کی تکمیل کی خاطر اپنے بے گناہ اور معصوم دوستوں کو بھی اپنا ہم سفر بنا لیا تھا، اور وہ بھی میری خود غرضی تھی جس کا احساس آج بھی مجھے ملامت کرتا ہے۔ اور وقت اور حالات کے بدلتے اداروں نے بارہا مجھے اس کی جو سفر میں نے اختیار کیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ مخدوش ہے بلکہ خطرناک بھی ہے، اور طوفانوں نے متعدد بار مجھے واپسی کا راستہ تیار کرنے کی کوشش کی، مگر بردباداں میرا مقدر بن چکی تھیں۔ بھلا ان حالات اور حادثات سے کیسے فرار حاصل کر سکتا تھا، اور میرے نصیب میں رقم کی جا چکی تھی۔ میرا ذہن نہ جانے کیوں جیکسن کی ذات میں الجھا ہوا تھا، چنانچہ میں نے تھوڑے توقف کے بعد پھر ایٹلے کو مخاطب کیا۔ کیا ساحل پر ہمارے کسی ایک ساتھی کا ہونا ضروری نہیں جو جیکسن کو جہاز پر واپس لانے میں اس کا مددگار ثابت ہو؟ اور جیکسن پر اصرار اور حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے، اسے کسی مددگار کی مطلق کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ جب چاہے گا جزیرے کے لوگوں کی نگاہوں میں دھول جھونک کر اپنے تابع پر اصرار روحوں کی مدد سے جہاز پر واپس آ جائے گا۔ کیا اسے اس بات کا علم ہے کہ ہماری روانگی کس وقت عمل میں آئے گی؟ وہ ایک ماہر جہاز راں ہے میرے عزیز، اسے ہر بات کا علم ہے، ایٹلے نے اپنا پائپ سلگاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اور وہ جس لمحے بھی واپسی کا ارادہ کرے گا نادیدہ قوتیں اس کی مدد کریں گی۔ اور میں نے ایٹلے کی بات سن کر اپنی زبان بند کر لی، لیکن میرا ذہن بدستور جیکسن کی پر اصرار شخصیت میں الجھا رہا، اور گابا کی موت نے میرے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور درخشا نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اسی دنیا میں مجھ سے دوبارہ ملے گی۔ جہاز پر واپسی کے بعد بھی میرا انتشار برقرار رہا۔ کیلاش نے میری حالت دیکھی تو مجھے پرسکون رکھنے کی خاطر نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ جیکب اور کیلاش نے مل کر مجھے میرے کیبن تک پہنچایا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ کیلاش اور جیکب میرے قریب بیٹھے مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، اور اسی گفتگو کے دوران میں غنودگی کی شدید کیفیتوں سے دوچار ہوا، اور پھر ہر بات سے بے نیاز ہو کر گہری نیند سو گیا۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے کیبن میں اپنے بستر پر پایا، اور میرا دماغ ابھی تک بوجھل سی کیفیت اور نیند کا خمار باقی تھا، اور میں نے ایک طویل جماہی لے کر اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری آنکھ کم و بیش 24 گھنٹوں کے بعد کھلی تھی، اور میرے ذہن کا بھاری پن غالباً اسی طویل نیند کی وجہ سے تھا، اور میں نے کیبن پر نظر ڈالی تو کیلاش میرے بائیں جانب ایک آرام دہ کرسی پر نیند دراز نظر آیا، اور مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ میں شاید پورے 24 گھنٹے تک بے خبر سوتا رہا ہوں۔ ہاں، تمہارے لیے یہ آرام بے حد ضروری تھا، کیلاش بولا۔ گابا کی موت نے تمہارے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا، اس لیے تمہیں سکون اور آرام کی شدید ضرورت تھی۔ جیکب کہاں ہے؟ میں نے تکان دور کرنے کی خاطر ایک طویل انگڑائی لیتے ہوئے دریافت کیا۔ ابھی کچھ دیر قبل یہی میرے پاس بیٹھا بکواس کر رہا تھا، کیلاش مسکراتے ہوئے بولا۔ اس نے ٹوکیلا کے نام کو میرا چڑ بنانے کی کوشش کی۔ اس کا خیال ہے کہ میں ٹوکیلا کے شہر میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ٹوکیلا پرکشش اور حسین خد و خال کی مالک تھی، اور وہ اس قابل تھی کہ اسے چاہا جاتا، لیکن وقت نے مجھے اس کی مہلت نہیں دی، کیلاش نے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا، اور پھر جو ہونٹوں پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا۔ بہرحال میں نے فادر جیکب پر یہی ظاہر کیا کہ ٹوکیلا کے بغیر میری زندگی
جو خلا اچانک پیدا ہو گیا ہے وہ تمام زندگی مجھے بے چین رکھے گا، اور تم دیکھنا کہ میں نے ٹوکیلا ہی کے ذکر سے جیکب کو اگر بند نہ کر دیا تو میرا نام بھی کیلاش نہیں، اور کیلاش اس وقت تک میرے کیبن میں موجود رہا جب میں پوری طرح نارمل نہیں ہو گیا، اور کیلاش کے جانے کے بعد میں نے غسل کیا تو ذہن کا غبار بڑی حد تک ہلکا ہو گیا۔ لباس چینج کر کے میں عرصے پر آیا تو موسم بے حد خوشگوار تھا اور کچھ اس عرصے میں چہل قدمی کرتا رہا۔ پھر اچانک مجھے جیکسن کا خیال آیا۔ اس کی خیریت دریافت کرنے کی خاطر میں قدم بڑھا چکا تھا، اس کے کیبن تک گیا جو باہر سے متکفل تھا، شاید جیکسن وقت ڈیوٹی پر ہو، اور میں یہ سوچ کر انجن روم کی طرف جانے لگا۔ مڈ بیٹ باسٹن سے ہو گئی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میری ہی طرف آ رہا تھا۔ صبح بغیر مسٹر جمال، وہ میرے قریب آ کر سپاٹ لہجے میں بولا، اور پھر جیب سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ لفافہ مجھے جیکسن نے دیا تھا اور تاکید کی کہ اسے کھولے بغیر آپ تک پہنچا دیا جائے، لیکن یہ شرط بھی رکھی کہ ایپیا کی طرف روانہ ہونے کے 8 گھنٹے بعد تک آپ کو اس لفافے سے لفافے کو کھولا نہیں جائے۔ کیا مطلب؟ میں نے لفافہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اس لفافے میں کوئی ایسی بات درج ہے جو جیکسن براہ راست مجھ سے نہیں کر سکتا تھا؟ یہ میں نہیں جانتا، البتہ آپ کی اطلاع کے لیے یہ ضرور ہے کہ جیکسن اب بحری عقاب پر موجود نہیں۔ میں اس اچانک اطلاع پر چونک اٹھا۔ جی ہاں، وہ ایپیا کے ساحل پر ہی ہم سے جدا ہو گیا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے مجھے گابا کی موت سے اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا کہ کسی وجہ سے ہمارے ساتھ سفر جاری نہیں رکھنا چاہتا، اور اس نے مجھے لفافہ دیتے وقت اس بات کی تنبیہ بھی کی کہ اگر میں نے قبل از وقت اپنی زبان کھولی تو اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ چنانچہ میں نے ان باتوں کا علم کپتان ایٹلے کو علم ہے کہ جیکسن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں نے باسٹن کا جملہ کاٹتے ہوئے تیزی سے دریافت کیا۔ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے درمیان ابھی تک جیکسن کی غیر موجودگی کا ذکر نہیں ہوا، اور باسٹن کی اطلاع نے میرے دل کی دھڑکنوں کو ایک بار تیز کر دیا، اور میں نے لفافہ جیب میں رکھا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا عرصے پر آ گیا۔ اپنے کیبن میں جا کر میں نے سب سے بیشتر جیکسن کے خط کو پڑھنا چاہتا تھا جو اس نے میرے لیے تحریر کیا، اور راستے میں مجھے کپتان ایٹلے نظر آیا جو میرے قدم خود بخود اس کی جانب اٹھ گئے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا ایٹلے کو جیکسن کی موجودگی کا علم ہے یا نہیں، اور اس نے جیکسن کے سلسلے میں کیا کہا ہے۔ چند رسمی کملات کے بعد میں نے جیکسن کے بارے میں دریافت کیا تو ایٹلے نے سپاٹ آواز میں مجھے بتایا کہ جیکسن عقاب پر موجود نہیں۔ کیا اسے جہاز پر واپس بلانے کی کوشش کی گئی تھی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ عملے کے کارندوں کا خیال رکھنا میرا فرض ہے جناب، اور میں نے اس فرض کے پیش نظر روانگی سے بیشتر جیکسن کو اپنے پر اعتماد آدمی کے ذریعے بلایا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور میں نے اس بار قدر ناخوشگوار انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ جیکسن نے گابا کی جگہ لے لی ہے، اور ایپیا اس مقامی باشندوں نے اسے اپنا مذہبی رہنما تسلیم کر لیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حالات کے سامنے بے بس اور مجبور ہو گیا ہو۔ میں نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز، میرے آدمی نے واپسی پر مجھے بتایا تھا کہ جیکسن نے اپنی مرضی اور خوشی سے ہمارے ساتھ واپس جانے سے انکار کیا ہے، ورنہ اگر وہ چاہتا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی تھی۔ کہ عملے کے دوسرے افراد نے جیکسن کی کمی کا کوئی اثر نہیں لیا؟ نہیں، ایٹلے نے ہونٹ چباتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ خوف جو جیکسن کی موجودگی کے سبب دوسروں پر مسلط رہتا ہے اب بڑی حد تک دو چار ہو چکا ہے۔ اور میں نے ایٹلے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے پلٹ کر اپنے کیبن میں آ گیا، دروازہ اندر سے بولٹ کر کے دھڑکتے ہوئے دل سے لفافہ چاک کیا اور جیکسن کا خط نکال کر پڑھنے لگا۔ اس نے لکھا تھا، میرے محترم، اس سے بیشتر کہ آپ بحری عقاب پر میری بلا وجہ اجازت غیر حاضری پر کوئی غلط رائے قائم کریں، میں دستہ بدستہ التجا کروں گا کہ خط کے امراء جو دوسرا لفافہ ہے اسے اس وقت تک نہ کھولیے گا جب تک آپ جہاز کو خیر باد نہ کہہ دیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دوسرے لفافے کی تحریر پڑھنے کے بعد مجھے اس جرم سے ضرور معاف کر دیں گے کہ میں نے اچانک سفر کے درمیان آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا۔ فی الحال میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ
اپنے ساتھیوں کے ساتھ بخیریت اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی موڑ پر ہم پھر ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، اور اس وقت میں براہ راست آپ سے معافی طلب کر لوں گا۔ اور اب میں اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصتی چاہتا ہوں کہ خدا آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر نیک اور مقدس روحوں کا سایہ برقرار رکھے، اور ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ اگر دوسرا لفافہ قبل از وقت نہ کھولا جائے، ورنہ روحوں کی ناراضگی کا واقعات کی ترتیب الٹ پلٹ بھی کر سکتی ہے۔ اور آپ کے لیے نیک تمناؤں کا خواہشمند خادم جیکسن۔ جیکسن کا خط پڑھ کر مجھے اس بات کا یقین آ گیا کہ اس نے جان بوجھ کر ایپیا کی بندرگاہ پر ایسے واقعات پیدا کر دیے ہیں جو ہمارے درمیان ایک خلیج پیدا کر دیں، اور وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب بھی ہو گیا تھا، اور میں اس کی غیر ذمہ دارانہ حرکت پر سوئے ہاتھ ملنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکا۔